अगर हम किसी को भी पूछे कि भाई भारत की पहचान क्या है, तो हम सब लोग एक साथ उत्तर देते कि भारत की संस्कृति उसकी पहचान है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पुरुषों में भी एक माँ छुपी होती है? पुरुष भी जब किसी के कल्याण की कामना करता है तब वो भी मातृत्व भाव में ही रहता है। तो आपकी दृष्टि में एक अच्छी माँ, एक परफेक्ट माँ घर पे रहती है, उनका ध्यान रखती है, क्या ये आपकी नज़रों में आदर्श माँ है? एक माँ का सम्मान हम किसी पैसे से तोल रहे हैं? कैसे एक माँ जो है वो एक बच्चे का चरित्र निर्माण कर सकती है? माँ उसकी प्रथम गुरु है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ। तो दोस्तों, हम आज माँ के लिए बारे में बात करने वाले हैं और माँ के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज हमारी विशेष अतिथि जिनका नाम है विशाली ताई जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी जीव के जीवन में जो एक माँ होती है उसका एक बहुत ही अहम स्थान होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है उसके जीवन में। वो उसको गर्भ में रखती है, उसको जन्म देती है, उसको नर्चर करती है और यहीं तक नहीं, पूरे जीवन में उसको दिशा निर्देश देती है, उसको दिशा दिखाती है, उसके लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो माँ के इर्द गिर्द घूमने वाला है। इससे पहले कि हम और डिस्क्लोज करें आपको कि हम क्या बात करने वाले हैं, मैं स्वरचित 4 लाइनें पढ़ देती हूँ। मेरे सर पे कोई हाथ रख, मेरे सर पे कोई हाथ रख, कोई मुझको बेटा बोल दे। मेरे सर पे कोई हाथ रख, कोई मुझको बेटा बोल दे। मुझको गोदी में सुला, मुझको गोदी में सुला, कानों में अमृत घोल दे। मेरे सर पे कोई हाथ रख, कोई मुझको बेटा बोल दे। मुझको भी गोदी में सुला, कानों में अमृत घोल दे। एक माँ मुझे भी तो मिले, एक माँ मुझे भी तो मिले, मेरा भी जीवन कुछ खिले। एक माँ मुझे भी तो मिले, मेरा भी जीवन कुछ खिले। मुझको भी ओ ईश्वर सुनो, मुझको भी ओ ईश्वर सुनो, तुमसे हुए बस ये गिले। एक माँ मुझे भी भेज दो, एक माँ मुझे भी भेज दो, एक माँ मुझे भी चाहिए, एक माँ मुझे भी चाहिए। विशाली ताई जी जो है वो विश्व मांगल्य सभा में काम करती हैं, कहना चाहिए कि फाउंडर कार्यकर्ता हैं इस संस्था की। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़े, हम देख लेते हैं विशाली ताई जी पे एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वर्धा और मुंबई से फिजियोथेरेपी की पढ़ाई पूरी करने वाली डॉक्टर विशाली जोशी ने चिकित्सा क्षेत्र से आगे बढ़कर अपना जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित किया। वे विश्व मांगल्य सभा की प्रथम पूर्णकालिक प्रेरणा स्रोत और वर्तमान में अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं। 2010 में आचार्य जितेंद्र नाथ जी महाराज की प्रेरणा से स्थापित विश्व मांगल्य सभा मातृत्व को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला मानकर कार्य कर रही है। डॉक्टर विशाली जोशी इस संगठन को संस्कार, सामर्थ्य, सेवा और सदाचार के स्तंभों पर आगे बढ़ा रही हैं। डॉक्टर विशाली जोशी का मानना है कि माँ केवल परिवार तक सीमित नहीं होती, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी होती है। डॉक्टर विशाली जोशी का योगदान केवल संगठन तक सीमित नहीं है, वे शैक्षणिक शोध और सांस्कृतिक विमर्श में भी बराबर से सक्रिय हैं। उनकी सोच है कि युग के अनुकूल मातृत्व आज के समय की जरूरत है। इसी तरह से वे परिधान को भी संस्कार और सामाजिक चेतना का अभिव्यक्ति मानती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी डॉक्टर विशाली की भूमिका उल्लेखनीय रही है। उनका मानना है कि विश्व कल्याण का विचार ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। उन्होंने जाति भेद, भाषा भेद और भोजन भेद मिटाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि समाज में एकता और विश्वास कायम रहे। ग्रामीण इलाकों में महिला शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों में तो डॉक्टर विशाली की सक्रिय भागीदारी रही है। साथ ही युवाओं को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए वे कार्यशालाओं का लगातार आयोजन करती हैं। डॉक्टर विशाली जोशी का व्यक्तित्व चिकित्सा, संगठन और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। वे फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ गीता साधक भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता का कंठस्थ ज्ञान उनके नेतृत्व और जीवन को दिशा देता है। डॉक्टर विशाली जोशी का जीवन संदेश है संस्कार और सेवा से राष्ट्र निर्माण। मातृत्व को परिवार से आगे बढ़ाकर राष्ट्र और विश्व कल्याण से जोड़ने वाली डॉक्टर जोशी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में समाज की दिशा तय कर रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से विशाली जी हमारे इस प्रोग्राम में। तो विशाली, सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो किस क्षेत्र में थी और समाज सेवा से आप किस तरह जुड़े? मेरा जन्म वैसे विदर्भ, महाराष्ट्र में जो विदर्भ क्षेत्र है उसमें अमरावती डिस्ट्रिक्ट में हुआ। मेरे मेरे पिताजी महाराष्ट्र के डेप्यूटी डायरेक्टर रहे हैं प्रोसिक्यूशन में और वो एज ए डेप्यूटी डायरेक्टर ही रिटायर्ड हुए
बाद में मेरी जो शिक्षा हुई है वो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हुई। जी। पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था। मेरे पिताजी कम से कम 5 साल गढ़चिरौली में, जी। वहाँ तब बहुत नक्सलाइट एरिया बहुत स्ट्रांगली वो एक्टिव था। तब मेरे पिताजी वहाँ पे थे कार्यरत। जी। तब हमारी शिक्षा के लिए मेरी माँ और हम 2 बहनें, जी। हम वर्धा डिस्ट्रिक्ट में ही हमारी शिक्षा हुई। सुशील हिम्मत सिंह का करके स्कूल है, वहाँ पर मेरी शालेय शिक्षा हुई। जी। फिर जूनियर कॉलेज मेरा जेबी साइंस कॉलेज जो वर्धा का है वहाँ हुआ। बाद में मैंने मेडिकल की परीक्षा में मैंने मेडिकल किया, जिसमें फिजियोथेरेपी में मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया। तो सावंगी मेडिकल कॉलेज जो है वर्धा का, उसमें मेरा ग्रेजुएशन हुआ। तो कैसे ये मेडिकल प्रोफेशन से आपने जो है वो समाज सेवा राज्य सुधार में आपने अपना पदार्पण किया? कैसे था कि बचपन से ही एक मन में था कि समाज के लिए कुछ तो भी करना है। देखा जाए तो डॉक्टर प्रोफेशन भी समाज सुधार की लाइन में एक प्रोफेशन है, और आपने समाज सुधार में फिर आगे आपने बढ़ा और मेरे पिताजी का बहुत था कि मैंने लॉयर बनना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारे घर में सभी लोग लॉयर है। जी। जी। पर वही था मेरे मन में कि कुछ सर्विस, कुछ सोशल सर्विस हमसे हो, इसलिए फिर मेडिकल का ही एक वो था कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है ताकि मैं सेवा वगैरह ये सब करूं। जी। पर वो होने के बाद भी जब ये लगा कि किसी का केवल दर्द कम करने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अगर लाना है तो उसके लिए कुछ तो भी अलग करना पड़ेगा। तो फिर ये और मतलब मेडिकल से फिर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में आना, ये सब वहां से जर्नी वो शुरू होता है। जी। तो कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली? कोई ऐसा वाकया हो, कोई ऐसी घटना आपके जीवन में हुई हो जिसने आपको प्रेरित किया कि आप समाज सुधार की तरह जो है वो जुड़े? मेरा परिवार जो था वो बहुत ही परंपरागत वैसे परिवार। मेरे पिताजी भले ही पुलिस में थे, पर फिर भी हमारे घर में बहुत ही सांस्कृतिक वातावरण था। मेरी माँ भी बहुत ही सात्विक, ऐसा उनका जीवन रहा है। जी। तो और हमारा संबंध जो था वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में ही एक बहुत संत पीठ परंपरा है, बहुत पुरानी, 600 वर्ष पुरानी। जी। एकनाथ महाराज जो होके गए पैठण के, उनकी ही एक पीठ परंपरा अमरावती डिस्ट्रिक्ट में अंजनगांव सुरजी में है। तो हमारे परिवार का उस पीठ से बहुत पुराना संबंध, पीढ़ियों का संबंध है। जी। तो उस पीठ पे जो आज पीठाधीश है स्वामी जितेंद्रनाथ महाराज, वो भी कई साल पीठ पे आने से पहले संघ के प्रचारक रहे हैं। बाद में तो भी बचपन से ही आपका इन लोगों से इंटरेक्शन था और आपके उनके काफी प्रभाव था आपके जीवन पे इसके लिए। तो जैसे कि आपने जब ये अपनी जर्नी चालू करी, तो कोई ऐसी चुनौती आपके सामने आई जिसको आपको पार करने में मुश्किल आई शुरुआत में? शुरुआत में चुनौतियां देखिए ऐसे रहता है, कोई भी नया विषय जब हम शुरू करते हैं, क्योंकि जब मैं पूर्णकालिक निकली, पूज्य जितेंद्रनाथ महाराज जी के ही आदेश पर ये कार्य भी शुरू हुआ। ये उनकी ही संकल्पना थी और उन्हीं के आदेश पर मैं प्रचारक भी निकली। लेकिन एक ऐसा ही था कि एक तो संगठन नया, मतलब मेरे पिताजी का ऐसे था कि कम से कम ऐसे संगठन की मैं प्रचारक बनूं कि जो एस्टेब्लिश संगठन है। पर क्या आपके वो निर्णय से खुश थे कि आप जो है पूर्णकालिक प्रचारक की तरफ अपना कदम बढ़ा रही हैं और अपने जीवन में जो पर्सनल लाइफ है उसकी तरफ ना बढ़ के आप इसकी तरफ कदम बढ़ा रही हैं? ऐसा है। अब आज भी भारतीय जो अपना परिवेश है, उसमें कोई भी लड़की जब पूर्णकालिक या विवाह नहीं करना और ऐसी स्थिति में कोई निर्णय लेती है, तब थोड़ी बहुत मुश्किलें घर में होती है। लेकिन हमारे घर का वातावरण पहले से ही संगठन, राष्ट्र विचार, इस सबसे बड़ा प्रेरित रहा है। और पूजनीय गुरुजी का भी एक बहुत विशेष ऐसा सम्मान हमारे घर में होता था। तो ये सारी जो बातें थी ये अनुकूल थी, इसलिए तो अच्छा सपोर्ट रहा। तो जैसे आप प्रचारक हैं, तो आपकी जैसी महिलाओं को किस तरह की मर्यादाओं का, या ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे, ऐसे बहुत सारे नियम होंगे जिनको आपको पालन करना पड़ता होगा, कि आपको उनको पालन करने में मुश्किल आई शुरुआत में? निश्चित ही। एक पुरुष प्रचारक निकलना
जी। और एक महिला प्रचारक निकलने में बहुत अंतर होता है। जी। ये महिला क्यों प्रचारक निकली, इसके क्या कारण है, इस पर ही बहुत बड़ी बातें सुननी पड़ती है। जी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जब हम किसी घर में जाते हैं तो सबसे पहला जो महिला प्रचारक का एक आता है कि नए परिवेश में, नए परिक्षेत्र में जब हम जाते हैं तब सुरक्षा, क्योंकि बिल्कुल। प्रचारक हमेशा किसी के घर में निवास करते हैं। अच्छा। किसी के सुबह एक घर में खाना खाना, रात को एक घर में खाना खाना, और किसी के घर में ही निवास करना। तो जब तक कोई सुरक्षित घर नहीं मिलता तब तक महिला प्रचारक वहाँ उस कार्यक्षेत्र में नहीं जा सकती है। तो पहला चैलेंज होता है कि सुरक्षित घर, और स्वाभाविक ही महिला होने के नाते उस घर की, जिस घर में हम रुके हैं, उस घर की जो महिला है वही हमारी कार्यकर्ता भी रहती है। अच्छा। तो उसके साथ साथ उस घर के काम में भी हमें हाथ बटाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम आए हैं तो बस बैठ के लेंगे, कार्यक्रम लेंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे। तो उसके साथ उसके घर के कार्य में भी हाथ बटाना, उसके साथ साथ उससे बात करना, उसको कार्य के लिए प्रेरित करना जी। और बाद में उसको बैठक के लिए लेके जाना। तो ये बहुत जी, बड़ा चैलेंज रहता है। तो आपका जो ये संगठन है विश्व मांगल्य सभा, इसका जो परम उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, हमने जब विचार किया था कि ये काम कैसे शुरू करना, तो एक मूलभूत विचार लेकर सबसे पहले कि क्यों शुरू करना, इसका जो मूलभूत उद्देश्य है वो क्या है? ठीक है, आप अभी मैं डॉक्टर हूं तो आपको डॉक्टर की भाषा में ही समझाती हूँ जी। अगर हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है जी। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमें आप ऐसी दवाई दीजिए कि जो इस रोग को मूल से हटाए जी जी। और डॉक्टर भी फिर ऐसी दवाई देता है जो शरीर के कोशिकाओं तक जाती है और कोशिकाओं से, जड़ से वो रोग को वो नष्ट करती है जी। जब हम अपने देश के भी बारे में विचार करते हैं, जो राष्ट्र पुरुष है उसके बारे में जब विचार करते हैं जी। और राष्ट्र में जो समस्याएं हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे वो विकृतियों की समस्या हो, चाहे वो क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं उसकी समस्या हो, जितनी भी समस्याएं हैं, तब इन सारी समस्याओं का भी अगर हमको उत्तर ढूंढना है तो देश के यूनिट सेल तक जाना पड़ेगा, देश की कोशिकाओं तक जाना पड़ेगा जी। और देश की कोशिकाएं, देश का यूनिट सेल माने हैं आपके और हमारे घर, और उस घर में भी जो न्यूक्लियस का काम करती है वो होती है उस घर की महिला जी, जी। तो इन सब समस्याओं का अगर उत्तर या दवाई हमको ढूंढनी है तो सबसे पहले हमें माँ को उसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा। तो आपके विचार में ऐसी कौन सी 3 समस्याएं हैं जो उनको आपने अपने दिमाग में रखा होगा कि मुझे इन 3 समस्याओं पे काम करना है, और इन 3 समस्याओं के लिए जो है वो हमें माता को या घर की स्त्री को जो है वो प्रोत्साहित करना होगा, मोटिवेट करना होगा? तो ऐसी 3 समस्याओं के बारे में बताइए। खाली नाम भर बताइए। एक तो हम समस्याओं पर काम नहीं कर रहे हैं जी, समस्या के लिए सुधार करने समस्या के लिए। ही उत्पन्न ना हो ऐसा इकोसिस्टम बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है अच्छे व्यक्तियों का निर्माण जी। कल अगर देश को समाज पुरुषों की जरूरत पड़ती है, कल अगर राष्ट्र पुरुषों की जरूरत पड़ती है, कल अगर धर्म पुरुषों की जरूरत पड़ती है, जो रोज भी पड़ती है, आज भी है, ऐसे अच्छे व्यक्तियों का निर्माण जब इस देश में होगा तब देश में कोई भी समस्या नहीं रहेगी जी जी। यही उसका उत्तर है जी। मैं थोड़ा सा मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने थोड़े से आपके कुछ वीडियोस भी देखे। आप किसी संस्कृति का, मान लीजिए हम भारत संस्कृति की बात करें, आप उसके परिधान पे काफी जो है वो महत्व देते हैं कि वहाँ का जो परिधान होता है वहाँ की संस्कृति की पहचान होता है। तो क्या आपकी नज़र में ये जो परिधान है, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो या यूएस का हो, क्या कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक है, और क्या ये हमारे सोशल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, क्या ये हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, और कैसे हमें इसका जो संवर्धन करना चाहिए? देखिए, हम संस्कृति की बात करते हैं। आज हमारे देश की जो पहचान है विश्व में, अमेरिका की पहचान है उसकी इकोनॉमी, जापान की पहचान है उसकी टेक्नोलॉजी। अगर हम किसी को भी पूछे कि भाई भारत की पहचान क्या है,
तो हम सब लोग एक साथ उत्तर देते कि भारत की संस्कृति उसकी पहचान है। ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में वो कोई बुरी बात नहीं है जी। आधुनिकता के चक्कर में, ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में जब हमारा देश अगर हमारी संस्कृति से दूर जाता है, हम कितना भी ये कहे कि मैं मेरे मन में बड़ा भारतीय हूँ या मैं मेरे मन में बहुत मैं कल्चरल हूँ और बस मैं रहन सहन वैसा नहीं रखना चाहती या चाहता, तो समस्या ये है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी कोई संस्कृति नित्य जीवन के आचरण से छूट जाती है तब वह संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होती है जी। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। और संस्कृति का पहला परिचायक है परिधान। आप कभी भी देखेंगे जब पोर्तुगीज इस देश में आए जी। और सबसे ज्यादा समय अगर किसी की गुलामी इस देश में रही है तो पोर्तुगीजों की रही है जी। और पोर्तुगीजों ने सबसे पहला अगर बैन इस देश में कहीं पे लाया रहेगा तो वो था साड़ी पहनने पर। तो क्या मतलब कहने का मतलब ये कि वो हमसे ज्यादा इसकी समझ उनको थी कि पहले आप इनके परिधान पे, संस्कृति पे चोट करें तभी हमारे गुलाम हो जाएंगे। बिल्कुल। और कोई भी पोर्तुगीज रहे या इस्लाम भी रहे, जिस देश में, जैसे अब तालिबान देखिए, तालिबान का शासन जहाँ जहाँ अफगानिस्तान में अब ये है, तो पहले वो परिधान थोपते हैं जी। आप बुर्का पहनो, आप फलाना करो, आप ये करो। तो परिधान अगर समाज का बदलता है तो अपने आप उस समाज की संस्कृति भी बदल जाती है और सोच बदल जाती है जी, जी। तो परिधान से ही वो रास्ता जाता है संस्कृति बदलने का। अगर आज भारत में हम चाहते हैं कि भारत की संस्कृति वापस आए, भारत में संस्कार फिर से घरों घरों में जागृत हो, तो सबसे पहले हमें परिधान पर बदलाव लाना पड़ेगा जी। तो जैसे कि अगर हम बात करें महिला प्रधान की और पुरुष प्रधान की, तो हम जो पुराने सीरियल देखते हैं या हम महाभारत और या फिर रामायण पढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पुरुषों की और स्त्रियों के परिधान काफी हद तक सिमिलर थे और उनके आभूषण पहनने के तरीके, गले में पहनना, हाथों में पहनना, पैरों में पहनना, काफी कुछ सेम थे। तो क्या इसका भी कोई आपको लगता है वैज्ञानिक कारण रहा होगा या फिर कोई साइकोलॉजिकल कारण रहा? बहुत बड़ा विज्ञान जी। केवल परिधान इस विषय पर, अगर आज का हमारा इंटरव्यू केवल परिधान पे रहता जी। तो पूरा इंटरव्यू हम परिधान पर बात कर सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा विज्ञान है जी। एकदम सिंपल सी बात, जैसे नाभि के ऊपर जितने हम आभूषण पहनते हैं वो सोने के होते हैं और नाभि के नीचे जितने आभूषण होते हैं वो चांदी के होते हैं। पायल चांदी की होती है, वो कमरबंद जो होता है वो चांदी का होता है, लेकिन नाभि के ऊपर कान का, गले का, मंगलसूत्र, हाथ की अंगूठी, ये सब कुछ सोने का होता है जी, जी। ये डिफरेंस क्यों है? इसमें बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक कारण है जी। कि नाभि के ऊपर जितने भी क्रियाएं हैं, जैसे देखना है, बोलना है, सोचना है, सूंघना है, ये सारी जो क्रिया है ऐसी क्रियाएं जो हमेशा उसकी क्या कहे ऊर्जा बढ़े, ऐसी ये सारी क्रिया है। नाभि के नीचे जैसे काम वासना सबसे बड़ी क्रिया है जो हमेशा शांत ही होनी चाहिए, ऐसी हमारी संस्कृति कहती है। ऐसी स्थिति में सोना के सारे आभूषण नाभि के ऊपर दिए हैं जो तेजोवर्धक है जी। हम ठंडी के दिनों में सोने वाला च्यवनप्राश खाते हैं जिसमें गोल्ड होता है जी, जी। और मतलब गर्मियों में हम चांदी वाला च्यवनप्राश खाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो है वो शांत होती है। इसलिए आभूषणों को भी रचना ऐसी है कि जिसमें तेजोवर्धक ऐसे जो सोने के आभूषण है और जो तेजो शामक है जो शांत करती है ऊर्जा है, वो ऐसे। तो हर एक चीज में बहुत बड़ा विज्ञान है। बताने की बात यह कि ऐसी एक भी चीज हमारी संस्कृति में नहीं है जिसके पीछे विज्ञान नहीं है जी। तो जैसे कि अब आप भी डॉक्टर हैं और मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो हम ये समझ सकते हैं कि पुरुषों में और नारियों में, स्त्रियों में, दोनों में ही जो है वो गुण जो है वो एक्सचेंज किसी हद तक होते हैं। मतलब स्त्रियों में पुरुषोचित थोड़े से गुण होते हैं, पुरुषों में थोड़े से स्त्रीचित गुण होते हैं, और ये मेजरली बिकॉज ऑफ हार्मोन्स होता है कि हार्मोन्स का बैलेंस स्त्रियों का अलग है और पुरुषों का अलग है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पुरुषों में भी एक माँ छुपी होती है? हाँ, होती है जी। देखिए, मातृत्व ये कोई हार्मोन
के आधार पर नहीं सिद्ध होता जी मातृत्व ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जी एक ऐसी पूर्ण भाव उसमें है जी कि जहां जहां कल्याण का भाव किसी के प्रति आता है जी माँ तो संतति का जन्म देती है उसका संगोपन करती है और बाद में जीवन भर उसके कल्याण की कामना करती है जी लेकिन पुरुष भी जब किसी के कल्याण की कामना करता है किसी का संगोपन करता है जी तब वो भी मातृत्व भाव में ही रहता है क्योंकि मातृत्व ये भाव है जी ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये ऐसी है मतलब कभी कभी मुझे तो मैं 16 साल से मातृत्व इस भाव का चिंतन कर रही हूँ जी मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का जो एक चिति की बात की है जो सबके कल्याण का विचार करता है जी तो वो चिति ही शायद मातृत्व का वो भाव है जी जो मनुष्य को एक दूसरे से बड़े ही आत्मीयता से जोड़ने वाला है जी तो आपने कहा कि आप जो है वो घर के न्यूक्लियस पे काम करना चाहती हैं उस घर की स्त्री पे काम करना चाहती हैं लेकिन जैसे आज के जो अगर हम युग को देखें तो आज की डेट में माता और पिता स्त्री और पुरुष दोनों ही काम पे जाते हैं तो अगर हम खाली स्त्री की बात करें कि हम स्त्री पे ही काम करना है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुरुषों पे भी काम करने की जरूरत है क्योंकि अगर पुरुष सहयोग नहीं करेगा या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो वो माता भी घर की जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी तो इस बारे में आपका क्या विचार है इसीलिए हम माँ पर काम करते हैं जी जी यही उसका उत्तर है जी ऐसा है एक पेड़ पे अगर बहुत सारे पंछी है जी जी और अगर सबको उड़ाना है तो एक एक को गोली एक एक को पत्थर नहीं मारा जाता किसी एक को ही मारा जाता है जी एक को मारा तो सब उड़ जाते हैं ठीक है जी माँ की जिम्मेदारी मातृत्व का जो अधिकारी है वो स्त्री है जी ठीक है अगर हम स्त्री पर काम करेंगे तो अपने आप वो पूरे परिवार पर लागू होता है माँ एक ऐसी अहम कड़ी है जी स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि जब माँ शिक्षित हो जाती है तो पूरा घर शिक्षित होता है जी है ना जी जी ये कोई गलत नहीं है माँ अगर किसी विषय के लिए सेंसिटाइज हो जाती है वो पूरे घर को वैसे बनाती है जी आधी आबादी महिलाओं की है जी आधी आबादी भी महिलाओं की ही है जी जिसने आधी आबादी बनाई है तो वो जो सोचेगी वो जो विचार करेगी वैसे ही पुरुषों को वो निर्माण भी करेगी जी जी इसलिए माँ पर काम करना जरूरी है उसकी मनोभूमि का निर्माण करना जरूरी है जी जी तो आपकी दृष्टि में एक अच्छी माँ एक परफेक्ट माँ वो कौन कैसी स्त्री है वो क्या अपने बच्चों का लालन पालन करती है उनका पोषण करती है घर पे रहती है उनका ध्यान रखती है क्या ये आपकी नजरों में आदर्श माँ है या फिर आज की डेट में जब औरत बाहर निकल के जा रही है और वो 2-3 काम एक साथ संभाल रही है वो आपकी नजरों में आदर्श माँ है? स्त्री की स्थिति कोई भी हो चाहे वो घर में रहने वाली हो चाहे वो बाहर जाने वाली हो मतलब चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो गृहिणी हो जी दोनों भी स्थिति में वो आदर्श बन सकती है जी कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि आदर्श माँ माने जो 24 घंटा घर में रहती है और गृहिणी रहती है वही आदर्श हो सकती है आज के परिप्रेक्ष्य में 24 घंटा जो घर में रहती है क्या वो 24 घंटा बच्चों के साथ रहती है जी ऐसा कुछ नहीं है या जो 8 घंटे की नौकरी करती है या 9 घंटे की नौकरी करती है वो कम से कम ये गिल्ट में तो भी रहती है कि मैं बच्चों को समय नहीं दे पा रही हूँ तो जो भी समय वो देती है वो बड़ा क्वालिटी टाइम देने का वो प्रयास करती है जी तो वो भी आदर्श स्थिति है जी जी तो जो भी समय हम परिवार के साथ है जी वो समय हम क्वालिटी टाइम कैसे बनाए इसका चिंतन अगर माँ करती है जी और उसके अनुसार उसका पर्सनालिटी वो बनाती है हम माँ की पर्सनालिटी पे काम करते हैं जी जी उसके व्यक्तित्व पर काम करने की जरूरत है उसने उसके व्यक्तित्व उसकी भूमिका का महत्व जानने की जरूरत है चाहे कोई एंटरप्रेन्योर भी रहे कलेक्टर भी रहे जब 5 बजे वो घर आती है तब वो माँ है तब वो गृहिणी भी है जी जी तब वो कलेक्टर नहीं है और जो 24 घंटा गृहिणी है जी तब
वो भारत का, देश का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही है, इस भाव में वो रहे। जी इसलिए दोनों स्थितियां आदर्श है, दोनों स्थितियों में आदर्श निर्माण हो सकते हैं। जी जी। यहीं पर आप एक बात करती हैं, युगानुकूल मातृत्व की बात करती हैं, तो मेरे ख्याल से जो आपने अभी विस्तार बताया वो उसी के परिप्रेक्ष्य में रहा होगा। आप एक और बात करती हैं 4R की, कि एक स्त्री को जो है वो 4R जो है वो मिलने चाहिए, तो थोड़ा सा उस बारे में विस्तार बताइए। 4R ऐसा है, स्त्रियां जो गृहिणियां होती है पर्टिकुलरली, आज भी बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में गृहिणियों की है। जी। और क्या होता है, बार बार हम मानते हैं कि माँ देश के लिए नया भविष्य का निर्माण कर रही है और वो देश का सबसे बड़ा काम कर रही है। वो केवल देश का नहीं, समाज का नहीं, तो उस परिवार का भी बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। इफ वन पर्सन इज अर्निंग फॉर वन एंटिटी एंड अदर पर्सन इज सर्विंग दैट एंटिटी, तो दोनों का काम तो एक ही तरीका हुआ, एक ही बराबर हुआ। तो जब माँ को बार बार ये बोला जाता है कि तू तो कुछ नहीं करती, तू तो घर में रहती है, तुझे कुछ नहीं पता, तू तो घर में रहती है, तब उसमें भी एक इल फीलिंग आता है उसके गृहिणी इस दायित्व के लिए। और उसकी वजह से हो क्या रहा है समाज में, अभी हम घर घर जाते हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उस आधार पर हमने ये कहा है कि आज घर में बहुत 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या 1-1.5 लाख रुपए महीने का इनकम आ रहा है, लेकिन उसको जो ये फीलिंग केवल बोलने की वजह से दिया जा रहा है कि तू कुछ नहीं करती, तब वो 8 घंटे की, 9 घंटे की, 5,000 की किसी स्कूल में जाके नौकरी करती है। जी। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं 5-10 हजार रुपए कमा के नहीं लाऊंगी मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। जी। तो क्या एक माँ का सम्मान हम किसी पैसे से तोल रहे हैं? जी। एक गृहिणी का सम्मान वो नौकरी कर रही है कि नहीं, वो बाहर जा रही है कि नहीं, इससे तोल रहे हैं। वो जो काम कर रही है उसका कोई महत्व नहीं है। जी। इसलिए हम 4R की बात करते हैं कि एक स्त्री को, एक गृहिणी को क्या मिलना चाहिए, तो 4R मिलने चाहिए। एक, वो जो कार्य कर रही है एज अ मदर, एज अ गृहिणी, उसका रिकॉग्निशन हो कि ये देश का, ये परिवार का और ये समाज का सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रही है, इसका रिकॉग्निशन। जब उसको उसका रिकॉग्निशन मिलेगा तब अपने आप उसके काम के प्रति सबका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो ये दूसरा R आता है, रिस्पेक्ट का R, कि रिस्पेक्ट द मदर। और तीसरा R, राइट्स, हर फाइनेंशियल राइट्स। इफ वन पर्सन, मैंने वही कहा कि इफ वन पर्सन इज अर्निंग फॉर वन एंटिटी and other person is serving for that entity, then other person should be equal stakeholder of his or her property। जी, ठीक है जी। तो दूसरा है राइट्स, हर फाइनेंशियल, फैमिलियल और सोशल राइट्स। और चौथा R, शेयरिंग ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि घर का काम करना ये केवल स्त्री की जिम्मेदारी नहीं है, ये दोनों का घर है, दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए। जी। जैसे कहा जाता है कि बेटा जरा माँ का हाथ बटा दो, या मेरे पति तो मेरे काम में बड़ा हाथ बटाते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसे सारा का सारा काम जो है वो स्त्री का ही है और वो कोई दूसरा इंसान हाथ बटा के एहसान कर रहा है। तो अभी तक का जो सोच है वो समाज की जो है वो मोस्टली यही है कि काम सारा स्त्री का है और बच्चा हेल्प कर रहा है या पति हेल्प कर रहा है उसकी, और काम उसका है। बराबर जी। तो एक और कंसेप्ट मैंने आपकी रिसर्च में पढ़ा, वो था एज कॉन्फ्लिक्ट। तो इस कंसेप्ट के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आज की जो जनता है वो एज कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई है और इसका क्या निदान है? ये कैलामिटी है, ये देश पर एक बहुत बड़ा संकट है जी, जिससे पूरा समाज गुजर रहा है। आज छोटे बच्चे जी गलत एज में गलत चीजें जल्दी देख लेते हैं, इसलिए उनका इनोसेंस खत्म हो गया है जी। तो छोटे बच्चों का इनोसेंस खत्म हो गया है। जो यंगस्टर्स हैं, हमेशा ऐसा कहते थे कि जो युवा होते हैं वो बड़े ही पौरुष उनमें होता है जी जी।
तो युवाओं का पौरुष खत्म हो गया है। ओके। और जो वृद्ध है उनकी मैच्योरिटी खत्म हो गई है। जी जी जी। तो ऐसा क्यों हुआ है, समाज इस स्थिति में कैसे आया? छोटे जो बच्चे हैं, मैंने कहा ना कि गलत समय में गलत चीजें, तो इनोसेंस खत्म हो गया। जी जी। अब जो बड़े हैं उनको बड़ा नहीं रहना है, वो मैं छोटा कितना रहूं और दिखूं, वो यंग दिखना चाहते हैं। हाँ, उसी में वो फंसे हैं। ठीक है। और जो बूढ़े हैं उनको बूढ़ा तो बिल्कुल नहीं रहना है, वो मैं जवान कितना दिखूं और रहूं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, ये गलत नहीं है जी। हम उसको कुछ भी नाम दे कि भाई ये मतलब उनका हेल्थ देखे, ये हेल्थ वेल्थ देखना सब कुछ बात ठीक है, लेकिन केवल यही प्रयास करना कि मैं छोटा कैसे दिखूं, मैं छोटा कैसे रहूं, मैं छोटा कैसे बात करूं, तो कभी कभी एक 52 साल का 55 साल का इंसान कभी ऐसी बात कर लेता है और फिर हमारे मन में आता है कि ये कितना इमेच्योर बात कर रहा है। जी जी। दैट इज एज कॉन्फ्लिक्ट। इससे होता क्या है कि वो व्यक्ति है एक एज का और बार बार छोटी एज का ही रहने का प्रयास, सोचने का प्रयास, बर्ताव करने का प्रयास वो कर रहा है। उससे एक उनमें कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। वो कॉन्फ्लिक्ट है एज, मैंने उसको नाम दिया है एज एक्सेप्टेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक एज का व्यक्ति एक एज में रह रहा है, दूसरे एज में रह रहा है, हाँ, छोटी एज में रह रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो EQ, IQ और SEQ ये बड़ी वाली एज का नहीं रहेगा, वो छोटी वाली एज का ही रहेगा, वो कभी बढ़ेगा जो नहीं। उस खुद के लिए, उसके परिवार के लिए और उसके समाज के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है जी। एक और हम लोग जो है कई बार एक और कंसेप्ट है, मैं कहूँगी जेंडर कॉन्फ्लिक्ट की। हम कभी कभी अपनी बेटियों को बोल देते हैं कि बेटा तू मेरी बेटी नहीं है, तो मेरा बेटा है। तो क्या ये जो तुलना है बेटी की बेटे से करने, क्या ये सही है? क्या बेटी बेटी रहकर सक्सेस नहीं पा सकती? क्या वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकती? क्या वो खाली स्त्री बनकर जो है वो अपना जो उद्देश्य है उसको नहीं पा सकती? क्यों हम उस बेटे को ऐसा कहते हैं कि तू मेरा बेटा है? बस यही हमारी गलती होती है जी। जब एक 3 साल की बेटी छोटी, ठीक है जी, उसको उसके माता पिता कहते कि तू ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है, जी, दैट स्मॉल चाइल्ड एट दैट एज डू नॉट अंडरस्टैंड कि मुझे कल बेटे के जैसे मेरे माता पिता का ध्यान रखना है, या वो नहीं समझती। उसको इतना ही पता होता है कि आई एम अ बॉय, so she starts wearing clothes like a boy, she starts having her body language like a boy। फिर उसको वो स्कूटी वूटी चलाना अच्छा नहीं, वो बाइक पल्सर ऐसा कुछ चलाती है ना। जी, जी। अब देखिए हमारे शरीर का एक नियम है कि अगर 11 बजे हम खाना खाते हैं तो 15 दिन बाद 11 बजे ही हमको भूख लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उस आदत में ढल गया है। जी। अब मैं एक स्त्री हूँ, कंटिन्यूअस मैं सोच रही हूँ, रह रही हूँ, बात कर रही हूँ, बॉडी लैंग्वेज रख रही हूँ एक पुरुष जैसा, तो ऑब्वियसली निसर्ग से मैं स्त्री हूँ, एडॉप्टेड नेचर इज ऑफ अ मैन। यहाँ पर मेरा जो आत्म प्रतिमा है, मैं जब मेरी आंखें बंद करती हूँ तब मेरा आत्म प्रतिभा मेरा स्त्री जैसा नहीं आएगा। जी। वही कंफ्यूजन है, वही कॉन्फ्लिक्ट आता है। इसलिए मैंने इस कॉन्फ्लिक्ट को ये भी मैंने ही नाम दिया है, वो दैट इज इनसाइट कॉन्फ्लिक्ट, आत्म प्रतिमा का द्वंद्व। मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। जी, जी। और ये जो द्वंद्व है उसकी आधी एनर्जी स्त्री से पुरुष में ढलने में ही जाती है, जी, और आधी अधूरी एनर्जी उसके कार्यक्षेत्र में जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना या उसको ऐसा एहसास दिलाना उसकी क्षमताओं को और भी कम कर देता है। कम करता है। अरे भाई मैं स्त्री हूँ, जन्म मेरा स्त्री में हुआ है, जी, और मेरी अपनी कुछ क्षमताएं हैं, जी, जी, और पूरा ज्ञान अपने स्त्रीत्व का, अपने में जो क्षमताएं हैं उसका, वो रख कर भी मैं बहुत बड़ा पराक्रम कर सकती हूँ। मुझे याद है हम लोग 3 बहनें हैं, ऐसे आप 2 बहनें, हम भी 3 बहनें हैं, तो कभी कभी हमारी माँ से पूछा जाता था कि बेटा आपके कोई बेटा नहीं हुआ क्या? तो मेरी मम्मी बोलती थी नहीं, बेटी ही मेरी बेटा है। तो खैर अब भगवान की शुक्र रहा कि हम लोग उस परिवेश में तो नहीं ढले कि हम लोग अपने आप को आदमी समझने लगे। पर मेरा एक और क्वेश्चन हुआ करता था कि नहीं, मैं बेटा नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी ही हूँ, मैं बेटी बन के ही आपकी सेवा करूंगी। तो
वो कहूंगे कि उस ये जो नैरेटिव है, दिस इज अ नैरेटिव। जी देखिए, हम स्त्री भ्रूण हत्या की बात करते हैं, हम इतना, अभी तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस अपने देश में है, जी लेकिन एक स्त्री, आज रानी लक्ष्मीबाई है, अहिल्याबाई होळकर थी, जी है ना, ये जो सारे नाम हमारे देश में हो गए, जिजाबाई थी, ये जो सारे नाम है, इनको तो ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। बिल्कुल। हमारी सावित्रीबाई फुले जी जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इतना बड़ा प्रबोधन किया, जी लेकिन कभी भी शरीर, मतलब पुरुष बनकर नहीं, वो स्त्री पुरुष रही। बनकर नहीं, ना माथे का उन्होंने बिंदी कुमकुम हटाया, ना ही उनकी वो परिधान नवारी चेंज साड़ी किया। थी, वो परिधान चेंज किया। ये सब करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है। जी। ये तो बहुत बड़े आदर्श है। जी जी रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों से इतना लड़ी, जी इतनी बड़ी लेकिन लड़ाई, स्त्री बनकर ही स्त्री लड़ी। बनकर ही लड़ी। जी तो कोई जरूरत नहीं है। जी हम अपने जेंडर यूनिकनेस पे हमने सोचना चाहिए। हम हमेशा जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, बट हम जेंडर यूनिकनेस की बात नहीं करते हैं। ये जेंडर यूनिकनेस की बात है, जी है ना। जी। हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, लेकिन हम रिकमेंडेशंस की बात नहीं करते हैं जी कि हर जेंडर के रिकमेंडेशंस क्या है, सब्सक्रिप्शंस क्या है। अगर देयर आर डिस्क्रिमिनेशंस, बट एट अ सेम टाइम देयर मस्ट बी सम डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस। हम मातृत्व पे क्यों काम करते हैं? जी क्यों? मातृत्व ये माँ की ताकत है, जी ये माँ की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि माँ की, एक स्त्री का पूरा इकोसिस्टम मातृत्व पे आधारित है। जी ये उसका जेंडर सब्सक्रिप्शन है। हाउ? उसकी आवाज शीतल है, बहुत कोमल है। जी पुरुष की आवाज बड़ी है, जी भारी है। एक स्त्री का स्पर्श बहुत कोमल है ना। जी। उसका हृदय संवेदनशील है। जी क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है, जिसको वो कल जाके जन्म देने वाली है, वो उसकी आवाज सुनकर डरे नहीं, इसलिए उसका आवाज कोमल है। वो जी। उसके हाथ में बहुत सिक्योर फील करे, इसलिए उसका स्पर्श बहुत कोमल है। जी वो छोटे बच्चे का मन वो पढ़ सके, इसलिए उसका हृदय संवेदनशील है। जी और इन सब की पुरुष सुरक्षा कर सके, इसलिए उसका आवाज बड़ा है, उसमें ताकत ज्यादा पौरुष है, उसमें फलाना फलाना चीजें हैं। जी तो देखिए, ये तो जेंडर सब्सक्रिप्शंस है ना। जी जी तो माँ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो मातृत्व पे, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, जी और पुरुष का सारा इकोसिस्टम सुरक्षा से रिलेटेड है। जी लेकिन समय पड़ने पर जब एक महिला माँ बनती है, जी तब वो बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी से भी लड़ सकती है, बिल्कुल है ना। जी जी। वो तो वॉरियर बन जाती है। लक्ष्मीबाई तो पूरे दुश्मनों से लड़ गई थी, है ना, जब मतलब सुरक्षा की बात आई तो। मैं हमेशा लड़कियों को पूछती हूँ कि भाई, आप जब माँ बन जाते हैं, कई हमारी कार्यकर्ता है जो पहले कॉलेजेस में थी, छात्र सभा की कार्यकर्ता थी, बाद में सदाचार, उनको 2 बच्चे भी हुए, तब वो बताती है कि माँ बनने के, जन्म देने के बाद पता नहीं हम में ऐसा क्या चेंज आ गया कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया, हम अभी किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। हम जो कल तक हम ऐसे डरे थे, आज हम एकदम अपने बच्चों के अधिकार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कह सकते हैं। ये भी खिलना है। देखिए, ये निसर्ग का हमें आशीर्वाद है। जी हम उसकी अधिकारी है, मातृत्व की अधिकारी, है ना। जो माँ नहीं बन सकती है कभी, वो इसका अनुभव नहीं करेगी, जी जी है ना। जी जी जी। तो इसके अलावा आप हमें बताइए कि कैसे आप, जैसे मातृत्व को ही केंद्रित करके आप सारा आपका आंदोलन है, मैं कहूंगी, तो कैसे एक माँ जो है वो एक बच्चे का चरित्र निर्माण कर सकती है, कैसे वो बच्चे के अंदर देश के प्रति सेवा भाव, ये भाव भर सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं जी। ये मेरा कोई व्यक्तिगत चिंतन है और उससे ये काम शुरू हुआ, ऐसा नहीं है जी। ये हमारे संस्कृति में ही है, ये हमारे तत्वज्ञान में है जी। कि माँ ही व्यक्ति का निर्माण कर सकती है। माँ उसकी प्रथम गुरु है जी। उसका पहला पाठ वो पढ़ाती है। 16 साल के शिवाजी महाराज जब जिजाबाई को पूछते हैं जी जी कि माँ मैं तुझे जन्मदिन पे क्या दूं, तो उनका हाथ
पकड़ती है, सामने वाली खिड़की खोलती है, तोरणा किल्ला दिखाती है, वहां फड़कता हरा झंडा मुगलों का दिखाती है और बताती है कि वहां पे मुझे भगवा झंडा फड़का के दिखा, ये मुझे तुझसे अपेक्षित है। ये मांगने वाली जीजाबाई थी, इसलिए हमें शिवाजी महाराज मिले हैं। जी जी जी। तो चरित्र निर्माण, और आज भी माँ की जो ताकत है वो ऐसी है कि खाना परोसते परोसते, सब्जी परोसते परोसते, दाल परोसते परोसते, अगर कोई राष्ट्रभक्त माँ पूरे हृदय से अपने बेटे के सर पे हाथ फैलाकर बोल दे कि देख, जिस देश का नमक खा रहा है उसका कभी भी पैसा मत खाना, तुझे तेरी माँ की कसम है, वो बेटा जीवन भर याद रखेगा कि मेरी माँ ने मुझे कसम दी है। हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये माँ के वात्सल्य की ताकत है। जी जी। इसके अलावा आज की डेट में जैसे बच्चे आजकल इंटरनेट देख रहे हैं और बहुत सारा ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। अब इस परिप्रेक्ष्य में एक माँ कैसे हेल्प करे बच्चे की, कैसे उसको गाइड करे, कैसे उसको दिशा निर्देश दे? ये माँ के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है जी। इसीलिए एक बार जब समाज फॉरवर्ड हो जाता है जी। अब टीवी थे, अब मोबाइल इंटरनेट आ गया जी। जब टीवी आए तब पहले वाले जमाने में लोग बोलते थे कि टीवी से समाज खराब हो रहा है, अब लोग बोल रहे हैं कि भाई इंटरनेट इससे सोशल मीडिया से खराब हो रहा है। कल और कुछ आएगा, हम कभी भी रिवर्स नहीं जा सकते हैं। तो आ ही गया, एआई आएगा जी। हम कभी रिवर्स नहीं जा सकते हैं। हमें होने वाले समाज के बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। उस चुनौती में ये सारे जो गैजेट्स है, जो कुछ भी आएगा, ये संभालने वाला जो व्यक्ति है जी। उसमें विवेक का निर्माण अगर हम करें तो ये सारा चैलेंज को हम फेस कर सकते हैं। और ये विवेक कहाँ से आता है? तो संस्कार से आता है। ये विवेक कहाँ से आता है? मूल्य शिक्षा से आता है। ये विवेक कहाँ से आएगा? माँ जो सिखाएगी वहां से आएगा जी। तो जैसे कि आज की डेट में हमारा जो शिक्षा और संस्कार का जो बैलेंस, जैसे कि आपने कहा, वो काफी इम्बैलेंस हो गया है। अब शिक्षा और संस्कार का जो बैलेंस है, इसको बनाने के लिए जो है, जो बाहरी वातावरण है वो काफी प्रभावित कर रहा है बच्चों को। और हमारे जैसी माएँ भी जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ही, मैं कहूँगी, असहाय महसूस कर रहे हैं हम अपने आप को कि कैसे बच्चों को इस बाहरी वातावरण से बचाया जाए। तो आपकी राय में इसको कैसे बचाया जा सकता है? सबसे पहले तो माँ का ये आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा और ये सत्य सबको स्वीकारना पड़ेगा कि बच्चा केवल 6 घंटा स्कूल में जाता है जी। बाकी के 18 घंटे वो माँ के साथ और परिवार के साथ रहता है। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि वर्किंग वुमेन जो है वो तो शाम को ही लौट कर आती हैं। Exactly. तब तक बच्चा काफी हद तक अकेला रहता है घर पर। क्वालिटी टाइम जी, उसका चिंतन कि परिवार में बच्चों को क्या मिलना चाहिए। आज कहीं पर भी बच्चा जाए, अगर उसका घर में संवाद अच्छा है उसके माँ के साथ, उसके पिताजी के साथ, अगर बच्चा बोर्डिंग में भी पढ़ रहा है लेकिन उसके माता पिता से उसका संवाद अगर अच्छा है, उनका कनेक्ट अगर अच्छा है, उसके परिवार के रूट्स के साथ उसका कनेक्ट अगर अच्छा है, तो बच्चा हर स्थिति में अच्छा हो सकता है जी। शिक्षा में कुछ भी पढ़ाया जाए, लेकिन घर में उसको क्या शिक्षा दी जाती है जी, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आज क्या हो रहा है, सारी अपेक्षाएं टीचर से की जाती है जी, स्कूल से की जाती है। स्कूल तो वो सिलेबस पढ़ाएगा जी, बाकी जीवन का जो सिलेबस है, जीवन का जो व्यवहार का सिलेबस है, जो मूल्य है, वैल्यूज है, कल पहले सहजता से हम ये सारी वैल्यूज सीखते थे। कभी भी रास्ते पर जाएं, अगर कोई अंकल बड़ी थैली लेकर जाते थे तो माँ तुरंत बताती थी, ले उनके हाथ में थैली ले जी। उनको हेल्प कर जी। तो ये जो बातें थी, कोई भी मेहमान घर में आता था तो जब बच्चे रहते थे घर के, तो मेहमान की सारी व्यवस्था बच्चों की ही जिम्मेदारी रहती थी। आज परिवारों में जब मेहमान जाते हैं तब बच्चे तो अपने रूम में रहते हैं, वो तो बात भी नहीं करते जी। और घर का चम्मच भी नहीं उठाते और बस मेरिट आना है और ये करना है। इससे व्यक्तित्व नहीं बनेगा। हमें ये जो छोटी छोटी बातें हैं इन पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए माताओं में जी, उसका अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि यही मार्ग है जी। दो दिस इज अ लॉन्ग वे, बट इफ दैट इज द ओनली वे, दैट इज द शॉर्टेस्ट वन जी। तो हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करी है और हमने देखा कि माँ सिर्फ एक कहने के लिए छोटा सा शब्द नहीं है। माँ का
पूरी खाली एक परिवार में ही नहीं, एक बच्चे के लिए ही नहीं, एक समाज के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ की। और कहीं ना कहीं जैसे हमने कहा कि पिता में भी एक छोटी छुपी हुई माँ होती है, तो उस माँ को भी हमें जगाना पड़ेगा ताकि वो हमारे जैसी माँ को सपोर्ट कर सके और हम अपने परिवारों को सपोर्ट कर सके। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज हम सभी माएँ जो देख रही होंगी वो अपने आप को कहीं ना कहीं गर्व का हमको एहसास हो रहा है कि हम इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है, समाज को बना सकती है, समाज को बिगाड़ सकती हैं और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ सकती हैं। तो मेरा और ताई का आप सबको ये संदेश रहेगा कि अपने महत्व को पहचाने और कहीं ना कहीं जो हम कहीं छूट गए हैं अपने परिवार से, संस्कारों से, बच्चों को वो संस्कार दें, तभी हमारे राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। और हमारी सनातन संस्कृति के लिए तो पूरा वसुधैव कुटुंबकम है, तो पूरे वसुधा का जो है वो निर्माण और जो है उत्थान हो पाएगा। तो इसी के साथ हम इस शो को यहाँ समाप्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली ताई इस हमारे शो में आने के लिए। और दर्शकों, मैं फिर से आपसे मिलूंगी अगले सप्ताह एक नए आगंतुक के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको नमस्कार।